गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 49। तो आज हमारी वर्कशीट में नया टॉपिक शुरू हुआ है, वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल। इससे पहले भी हम वृत्त ही पढ़ रहे थे। उसमें हमने पढ़ा था वृत्त का केंद्र, वृत्त का व्यास, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की जीवाएं, व्यास इत्यादि के बारे में पढ़ा था। उन पर आधारित प्रमेय के बारे में पढ़ा था और फिर प्रमेय पर आधारित हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। तो आज की वर्कशीट में वृत्त का एक और टॉपिक है 10th में, जिसमें वृत्त के त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात किए जाते हैं। तो उसको शुरू करने से पहले हम देखते हैं वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में। तो वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, वृत्त के परिमाप को वृत्त की परिधि भी बोलते हैं। तो ये जो वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि हम पाई के बारे में पढ़ते हैं। तो एक्चुअल में पाई होता क्या है? वृत्त की परिधि का उसके यानी वृत्त के व्यास के साथ एक अचर अनुपात, कांस्टेंट रेशो होता है। इस अचर अनुपात को एक यूनानी अक्षर पाई से व्यक्त करते हैं। तो पाई एक्चुअल में क्या है? एक यूनानी अक्षर है और ये एक अचर अनुपात को दिखाता है। और अनुपात किसका है? वृत्त, किसी एक वृत्त की परिधि और उस वृत्त के व्यास का अनुपात होता है, जो कि अचर रहता है। अचर यानी जो अपना मान चेंज नहीं करता है। तो इस अचर अनुपात को हम पाई से व्यक्त करते हैं। तो पाई एक्चुअल में क्या होता है? वृत्त की परिधि बटे वृत्त का व्यास। अगर हम इस व्यास का इधर पक्षांतर कर दें तो परिधि बराबर होगी पाई गुणा व्यास। और व्यास हमें पता है कि त्रिज्या का 2 गुना होता है। अगर हम त्रिज्या को r से दिखाएं तो पाई गुणा व्यास की जगह हम लिख देंगे 2r। तो ये गुणा करने के बाद हम इसे क्या लिखेंगे? 2 पाई r। और हम इसके बारे में बहुत बार पढ़ चुके हैं कि परिधि किसके बराबर होती है? 2 पाई r। यानी कोई भी वृत्त की जो बाउंड्री होती है टोटल, वो उसकी परिधि कहलाती है। जैसे मैंने एक ये वृत्त काट के रखा हुआ है, तो जो इसकी बाउंड्री है, इसकी बाउंड्री, इसको बोलते हैं वृत्त की परिधि और परिधि या परिमाप। तो परिधि क्या होती है वृत्त की? 2 पाई r। तो ये जो पाई है, ये एक अनुपात होता है, अचर अनुपात होता है। किसका? वृत्त की परिधि बटा वृत्त का व्यास। इसके बारे में हमें पता चला था, बताया था भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने। इन्होंने पाई का सन्निकट मान दिया था। उन्होंने वृत्तों के ऊपर अध्ययन किया तो उन्होंने बताया अगर कोई वृत्त है जिसकी परिधि 62,832 मात्रक है और उसका व्यास 20,000 है, तो ये तो एक वृत्त ले लिया, लेकिन उन्होंने बहुत सारे वृत्तों के ऊपर अध्ययन किया। हर वृत्त की परिधि को जब उस वृत्त के व्यास से भाग किया तो एक लगभग मान 3.1416 उन्हें प्राप्त हुआ। तो इसके बारे में भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने बताया था। तो अब हर वृत्त का व्यास अलग होता है, उसका परिधि अलग होती है, व्यास अलग होता है, लेकिन उनका जो अनुपात है वो एक निश्चित संख्या के बराबर होता है। तो उन्होंने एक लगभग मान 22/7 लेने लगे और 22/7 ले लेते हैं या 3.14, जो हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी लेते हैं। ठीक है, तो पाई का लगभग मान जो होता है वो 22/7 होता है, जिसे हम सॉल्व करने के लिए लेते हैं। और अगर ये ना ले तो 3.14 भी लेते हैं। और पाई एक अपरिमेय संख्या है। फिर एक महान भारतीय गणितज्ञों में हैं, आपने भी इनके बारे में काफ़ी सुना होगा, श्रीनिवास रामानुजम। इन्होंने एक सर्व समीकरण का प्रयोग करके पाई का मान दशमलव के लाखों स्थानों तक परिकलित करने में ये सफल हुए थे। बहुत महान गणितज्ञ थे। ठीक है, आप इनके बारे में पढ़िए। तो इन्होंने भी पाई के का दशमलव के बाद लाखों स्थानों तक मान ज्ञात करने में ये सफल रहे थे। तो ये आप यहाँ से क्या समझे कि पाई जो होता है वो वास्तव में एक अचर अनुपात होता है। किसका? किसी वृत्त की परिधि को उसके व्यास से भाग देने पर हमें प्राप्त होता है। तो
तो ये तो वृत्त की परिधि और पाई के बारे में चर्चा। अब हम एक क्रियाकलाप करेंगे और उसमें वृत्त के क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं उसके बारे में। हमारी दूसरी एक्टिविटी है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो एक एक्टिविटी है, तो इसमें हम करेंगे वृत्त के क्षेत्रफल के लिए सूत्र तो हमने बहुत बार यूज़ किया, पाई आर स्क्वायर। इसको सत्यापित करेंगे आज हम। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले कोई भी एक रंगीन कागज़ पर किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त बनाकर काट लें। तो मैंने ये एक पेपर लिया है और उस पर एक त्रिज्या लेकर इस वृत्त को काट लिया है। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, वृत्त काटने के बाद दो व्यास खींचे जो एक दूसरे पर लंबवत हों और इस प्रकार वृत्त 4 समान भागों में बढ़ जाएगा। तो ये जो मैंने वृत्त लिया है इस पे मुझे दो व्यास बनाने हैं और वे दोनों व्यास एक दूसरे के लंबवत होंगे। तो लंबवत यानी उन दोनों व्यासों के बीच में 90 अंश का कोण होगा। तो इसके लिए हम स्केल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक आसान तरीका ये बता रही हूँ। इसको बिल्कुल बीच में से आप फोल्ड करोगे, बिल्कुल ये दो सर्वांगसम अर्धवृत्तों में आपका मुड़ जाएगा। फिर इसके बाद इसे एक और बार इसी तरह से मोड़ोगे, इस तरह से ये वृत्त मुड़ जाएगा। जब आप इसको खोलोगे तो आपको इस पे ये लाइनें दिखाई देंगी। तो ये जो दो लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं ये एक दूसरे पर लंबवत होंगी और ये इसके दो व्यास, अगर हम इसके अकॉर्डिंग खींच लें तो ये दो व्यास बन जाएंगे। तो मैं इन दोनों पे लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने इस पे ये दोनों लाइन जो मोड़ने पर उस पर लाइन बन के उभर के आ गई थी, मैंने उन दोनों को ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद क्या हुआ, ये 4 समान भागों में बट गया है, ये वृत्त 4 समान भागों में बट गया है। अब उसने नेक्स्ट क्या बोला कि अब इन चारों कोणों के समद्वि भाजक खींचे जो इस वृत्त को 8 बराबर भागों में बांट देगा। तो अभी मैं क्या करूँगी, जैसे मैंने इसको फोल्ड किया था मैं उसी तरह से फिर से इसे फोल्ड करूँगी। यहाँ पे ये वहीं पे फोल्ड हो गया, 4 हिस्सों में बट गया। अब इसको एक बार और हम यहाँ से इसी तरह से मोड़ देंगे। इसको आपको इस तरह से मोड़ना है कि दोनों भाग बिल्कुल इक्वली एक दूसरे को आच्छादित कर दे, बड़ा छोटा ना रहे। ठीक है, इसको जब आप खोलोगे तो ऑटोमेटिकली ये अपने आप 8 भागों में आपको बटा हुआ दिखेगा। तो ये जो 4 लाइन और आपको इसमें दिखी है नई वाली, इनके ऊपर भी आप लाइन ड्रॉ कर दोगे। ओके, तो इस तरह से ये बराबर 8 हिस्सों में बट गया है। ठीक है, अब उसने कहा है नेक्स्ट, अब इन 8 कोणों के भी समद्वि भाजक खींचे जो इस वृत्त को 16 बराबर भागों में बांट देगा। तो अब समद्वि भाजक खींचने का तरीका हम रचनाओं में सीखेंगे, लेकिन उससे पहले जो ये फोल्ड वाला तरीका हम इससे भी कर सकते हैं। तो अब इसमें एक फोल्ड और करेंगे हम, जो अब तक कर चुके हैं उससे आगे। तो ये अपने आप 16 हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो इसको फिर से इसी तरह से हम मोड़ लेते हैं, इतना हम पहले ही मोड़ चुके हैं। अब इसको एक बार और फोल्ड करेंगे, इतना पहले ही हम मोड़ चुके थे, इसको एक और बार हम फोल्ड करेंगे। तो ये इस तरह से इसको थोड़ा प्रेस कर दोगे तो वो लाइन बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब जब इसको खोलोगे तो अब आप देखोगे कि इस पर और एक्स्ट्रा लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं, इनको भी हम ड्रॉ कर देंगे इसी तरह से और ये वृत्त हमारा अब 16 हिस्सों में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मैं ड्रॉ कर देती हूँ। ये देखिए मैंने इसमें सारी लाइंस ड्रॉ कर दी हैं और इस तरह से ये वृत्त अब इन 16 हिस्सों में बढ़ चुका है। इसमें मैंने 8 व्यास ये खींच दिए हैं और जब आप काउंट करोगे तो ये पूरे 16 हिस्से हो चुके हैं इसके। ठीक है, तो इस प्रकार वृत्त 16 त्रिज्य खंडों में विभाजित हो जाएगा और इन पर 1 से 16 तक संख्या लिख देंगे। तो ये जो हमारा वृत्त था ये 16 त्रिज्य खंड, ये जो इस तरह के इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं त्रिज्या खंड है। तो ये 16 त्रिज्या खंड है। अब इस पर हम नंबरिंग कर देंगे। मैंने सेम ही त्रिज्या का एक और वृत्त भी बनाया हुआ है, इस तरह से मैंने इन सब पे नंबरिंग कर दी है 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये 16
त्रिज्यखंडों में विभाजित हो गया। अब हमें क्या करना है, इन सबको इस जो 16 त्रिज्यखंड है इन सबको काट के हम अलग अलग कर लेंगे। तो मैं इनको काट के इसके 16 त्रिज्यखंड अलग अलग इसको कर देती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों ये मैंने पूरे वृत्त को, ये जो 16 त्रिज्यखंड थे हमारे, मैंने इन सबको कट कर लिया है। और ये देखो आप सारे हिस्से आपको दिखाई दे रहे होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14, 15 और 16। तो ये जो 16 त्रिज्यखंड थे मैंने इस तरह से इन्हें कट कर लिया है। तो अब इन्हें इस तरह से लगा देना है कि ये एक आयत का रूप ले लें। तो मुझे क्या करना है, इसमें एक को सीधे करके लगाएंगे और एक को उल्टा करके लगाएंगे। तो एक, ये 2, 3, 4, 5। तो इस तरह से एक को सीधा और एक को उल्टा करके मैं इसको चिपका दूंगी। तो इसको मैं एक बार चिपका देती हूँ यहाँ पे। देखो बच्चे, ये मैंने इसको इस तरह से अरेंज कर दिया। पहला त्रिज्यखंड, दूसरा, तीसरा, एक की दिशा इस दिशा में और दूसरे को पलट के लगा दिया। तो इस तरह से ये लगभग हमारा आयत के जैसा बन गया है। तो ये जो पेपर मैंने यूज़ किया था ये दोनों तरफ से अलग कलर का था। तो जो नीचे वाला पार्ट है इसको मैं ऐसे लगा देती हूँ, जिससे आपको स्थिति इसकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और मैं इनको यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। फिर हम इसका वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो इसको मैं एक बार पेस्ट कर देती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने इस पे पेस्ट कर दिया है। तो अगर आप इसको देखो तो ये एक आयत जैसी आकृति बन गई है। और इस आयत में जो गोलाई वाला हिस्सा था, जो हमारे इस वृत्त का गोलाई वाला हिस्सा था, यानी जो इसकी परिधि थी, परिधि ने कट होके ये वाला हिस्सा बनाया है, यानी आयत की लंबाई का हिस्सा। और हमें पता है कि वृत्त की परिधि 2πr थी। वृत्त की परिधि कितनी थी? 2πr। और ये 2πr आधी इधर आ गई और आधी इधर आ गई, यानी इसकी ये लंबाई πr, इस आयत की लंबाई ये भी πr और इसकी भी ये πr, ठीक है। और जो इसका ये हिस्सा है, यानी आयत की जो चौड़ाई बना रहा है, वो है वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। तो ये r और ये हिस्सा भी क्या होगा? r। यानी कि इस तरह से कट एंड पेस्ट करने पर हमें जो हमारा ये वृत्त था, इस वृत्त को हमने कट कर दिया। और कट करने के बाद जब हमने इस तरह से पेस्ट किया तो एक आयत की स्थिति, आयताकार लगभग आयत के रूप में बन गई, जिसकी लंबाई एक ऐसा है जिसकी लंबाई πr और चौड़ाई r है। बच्चों, अगर हम इसी वृत्त को, मैंने यहाँ इस वृत्त को 16 हिस्सों में कट किया, 16 त्रिज्यखंडों में विभाजित किया। अगर आप इसके और भी छोटे रूप करोगे, यानी इसके 64 हिस्से बराबर कर दो, तो ये और भी छोटी छोटी स्ट्रिप बनेंगी। तो जितने ज़्यादा हिस्से हम इस वृत्त के करेंगे, ये गोलाई वाला जो पोर्शन है ये उतना ही कम होता चला जाएगा और ये आयत के लगभग पहुंचता चला जाएगा। तो अब इस आयत का क्षेत्रफल हम किससे निकालते हैं? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, आयत का क्षेत्रफल हमने पढ़ा हुआ है बहुत बार, आयत का क्षेत्रफल होता है आयत की लंबाई गुणा आयत की चौड़ाई। और ये जो आयत हमारा यहाँ बना है ये तो था ही वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल, जो हमने ये वृत्त था, इस वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा इस आयत के क्षेत्रफल के। और आयत का क्षेत्रफल बराबर है लंबाई गुणा चौड़ाई। और लंबाई इसमें कितनी है? πr। और चौड़ाई कितनी है इसमें? r। और r की r में गुणा होती है तो कितना आ जाएगा? r², यानी πr²। और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मात्रक में आता है। तो इस तरह से हमने इस वृत्त का क्षेत्रफल का सत्यापन किया, जो हम निकाल रहे थे कि वृत्त के हमें ये एक्टिविटी करनी थी। मैंने आपको ये एक्टिविटी पूरी करके दिखाई है, आप खुद भी इसकी कोशिश कीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो ये हमारी एक्टिविटी थी और इस एक्टिविटी के थ्रू हमने अपने वृत्त का जो πr का सत्यापन करना था उसको हमने कर दिया।
तो ये एक्टिविटी बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग भी इसको करके देखिए। ठीक है, अब हम इसके ऊपर इसके वर्कशीट के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।